नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के मोदी सरकार पर बोले गए हमले की, मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी सरकार को लगाई गई लताड़ की, मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत की और ओवैसी द्वारा राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर कांग्रेस द्वारा बोले गए हमले की। इसी के अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में भाजपा को हार का डर, 6 महीने में 7वीं बार एमपी पहुंचे पीएम मोदी। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले पीएम मोदी कितनी भी रैली कर ले एमपी में कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। भाजपा से गठबंधन के बाद कर्नाटक में नहीं रुक रहे हैं जेडीएस के झटके, अब अल्पसंख्यकों ने लिया बड़ा फैसला। एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता गोल्ड मेडल। कौशल विकास घोटाले में दर्ज केस रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, कल होगा याचिका का उल्लेखन। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत की अवधि 9 अक्टूबर तक बढ़ी। लोकसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आवास सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, जहां से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं, वो योजना को डिजाइन करते हैं, रुपया कहाँ जाएगा उसे डिसाइड करते हैं। राहुल ने कहा कि संसद में मैंने जब पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, उनके हवाई जहाज में आप जाते हैं, ये रिश्ता क्या है, ये सवाल करने पर मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का सवाल उठाते हुए पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी संप्रदाय की बात करते हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी, पीएम मोदी डेटा छुपाने का काम करते हैं। जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता था तो संसद में कैमरे मेरे सामने से हट जाते थे। उन्होंने कहा कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं, इन 90 सचिवों में से केवल 3 ही ओबीसी समुदाय से हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं यहां बैठा था, मैंने रिमोट से बटन दबाई और लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए पहुंच गए। पीएम मोदी के तहत 7 लाख लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन वे अभी तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार है जिन्होंने लोगों को उनका हिस्सा दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 47,000 से भी ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मरवाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि धर्म के नाम पर एक बच्चे के साथ ऐसा होना बहुत गलत है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो मामले की जांच की निगरानी के लिए 1 हफ्ते में किसी आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करे। वो आईपीएस अधिकारी ये भी देखे कि इस मामले में किन धाराओं को लगाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को जांच पर रिपोर्ट दी जाए, साथ ही गवाहों को सुरक्षा भी दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार थप्पड़ खाने वाले बच्चे की दूसरे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करे। घटना से बच्चे पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए उसकी और थप्पड़ मारने वाले बच्चों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। फिर भी बच्चे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस मामले में तो एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई है। शीर्ष अदालत के जजों ने कहा कि आरटीई एक्ट के प्रावधान से स्पष्ट कहते हैं कि किसी बच्चे को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े, किसी बच्चे के साथ शारीरिक हिंसा ना हो। इस मामले में दोनों ही बातों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच और बच्चे के पुनर्वास पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि 24 अगस्त को खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मरवाया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। अब ओवैसी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए ओवैसी को भाजपा का जुड़वा भाई बताया है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की ओर से असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये एक संयोग है कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो ओवैसी वे सभी बयान देते हैं जो भगवा पार्टी की मदद करते हैं। तिवारी ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि नागपुर में कुछ लिख दिया हो और जुबान ओवैसी की होती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि तभी मैं बोलता हूँ कि ओवैसी और भाजपा दोस्त नहीं है बल्कि जुड़वा भाई हैं, क्योंकि जुड़वा भाइयों के बीच में ही एक ऐसा विचार आते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो गठबंधन इंडिया है उसे लेकर सब महसूस करते हैं कि हमारी लड़ाई सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की है जो संसद और विधानसभा पहुंचे, लेकिन मैं भाजपा को कोई मौका नहीं देना चाहता जो महिला आरक्षण में रुकावट बन सके। दरअसल ओवैसी ने राहुल गांधी को वायनाड की जगह हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। कांग्रेस ने इसी पर पलटवार किया है। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। ये फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया। हालांकि सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मिनट को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी इस केस में रिमांड बनने के बाद से 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। वकील की दलील थी कि मिली हुई सजा से ज्यादा का दिन मुख्तार अंसारी ट्रायल के दौरान ही जेल में भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पिछले लंबे समय से बांदा जेल में बंद है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने योजना बनानी शुरू कर दी है और अपने अपने पत्ते फेंकने भी शुरू कर दिए हैं। इस बार भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले आया है। इस विपक्षी एकता में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का योगदान सबसे बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए के साथ जाने की खबरें चल रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने इन खबरों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। क्या कुछ कहा है नीतीश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए में फिर से जाने की खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ करते हुए इन खबरों को फालतू बता दिया है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब नीतीश से ये सवाल किया गया कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपका लगाव एनडीए की तरफ जा रहा है, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि क्या फालतू बात है, किसको क्या चर्चा करना है, छोड़िए। आप जान रहे हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कितना हम लगे रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, कौन क्या करता रहता है, उससे हमको क्या लेना देना। वहीं इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ चल ही रहा है, एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगे की बैठक को लेकर के बातचीत हो गई है, सारी कमेटियां बन गई हैं। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के निर्माण और विपक्षी एकजुटता की पहल सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही शुरू की थी, जब पिछले साल वो एनडीए से अलग हुए थे। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि इस गठबंधन से बहुत लोग खासा परेशान हैं। साथ ही उन्होंने इशारों में भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की जनता किसी के जेब में नहीं है, जनता से भी चुनाव में गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बहुत से लोग परेशान हैं। वहीं भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोलेगा कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। जातिवाद और राजनीतिक पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जाति तो समाज की सच्चाई है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद संसद में अब शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल आम हो गया है। क्या वे छोटे बच्चे हैं जो उन्हें उकसाया जाता है? वे ही हर किसी को उकसाते हैं। संसद में जाने के लिए हम बहुत सारी बाधाएं पार करते हैं। क्या भाजपा के सांसद अशिक्षित हैं?
अब या तो संसद के अंदर या बाहर उनकी जूते मारो सालों को जैसी टिप्पणियों को देखें। संसद अपमानजनक वाक्यों से भरी हुई है, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने से पहले ये संस्कृति नहीं थी। मैं संसद में रहा हूं और मैं आपको नहीं बता सकता कि उनका व्यवहार कितना बुरा था। जाहिर है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर अमर्यादित भाषा बोलने को लेकर के विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने भी इस मामले को लेकर के ओवैसी पर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ओवैसी को निशाने पर लेते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर ओवैसी को चुनौती देनी ही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी। राहुल गांधी तो देश के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए था। वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। राउत ने कहा कि अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ओवैसी जी को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, उनको मोदी जी को चैलेंज देना चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जो रवैया वो सही नहीं है। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चलाते हैं। गौरतलब है कि ओवैसी द्वारा राहुल गांधी के हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के बाद अब इंडिया गठबंधन ओवैसी पर हमलावर है। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजित पवार में रसाकसी चल रही है। हालांकि मामला अब चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन दोनों दल इस बीच अपना अपना दाव करते दिख रहे हैं। इस बीच अब अजित पवार ने पार्टी के चिन्ह और नाम को लेकर के चुनाव आयोग के फैसले पर सब कुछ छोड़ दिया है। क्या कुछ कहा अजित ने, देखिए इस रिपोर्ट में। निर्वाचन आयोग की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व एनसीपी के बागी अजित पवार ने कहा कि आयोग का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। वहीं अजित ने अपने मुख्यमंत्री बनने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। अजित पवार ने कहा कि अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होगा। तारीखें मिलने के बाद चुनाव आयोग के समक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बारे में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि इस खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल विकास के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 दलों की सरकार है, इसलिए मैं इस मुद्दे को सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखूंगा और हम इसके लिए एक समाधान खोजने की कोशिश भी करेंगे। गौरतलब है कि अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। अजित गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।